नमस्कार, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश पॉलिसीज़ की तरफ। हमने एक चीज़ तो अंडरस्टैंड कर ली, ब्रिटिशर्स ने जितने वॉर किए थे और जो पुराना सिनेरियो बना था जिसमें डिफरेंट यूरोपियंस थे, डिफरेंट भारत के जो मेन टेरिटरीज थी और जो उनके राजा थे उनको तो ब्रिटिशर्स ने लड़ के करके हरा दिया। इसके अलावा भी जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से जो इंडियन स्टेट पे पूरी तरह कंट्रोल आया वो कैसे कैसे आया वो हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखो, अगर हम इसको समझें, ब्रिटिशर्स को समझें, तो ब्रिटिशर्स ने, हम चाणक्य को जानते हैं, हमें पता है चाणक्य ने क्या दी हैं पॉलिसीज़ दी थी, वो साम दाम दंड भेद राजनीति के लिए, है ना। तो अंग्रेज़ों ने भी वैसी ही पॉलिसीज़ अपनाई हैं, साम दाम दंड भेद। अगर इनके कंपैरिजन में हम अंग्रेज़ों को देखें तो अंग्रेज़ों में देखो ब्राइब भी दी, अंग्रेज़ों ने क्या क्या लड़ाई भी लड़ी, ठीक है, प्रेज़ भी की है और चापलूसी करके भी राज्यों को अपने कब्जे में किया है। ठीक है, तो पॉलिसीज़ की तरफ अगर हम बढ़ते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं। देखो, सिनेरियो क्या है, सिनेरियो है कि ब्रिटिशर्स ने लड़ के जो कब्जा किया है वो तो ठीक है। ठीक, अब देखो, जो स्टार्टिंग होती है तो आपको पता है 1757 के वॉर के बाद बंगाल पे कब्जा हो गया, ये आप जानते हैं। और इसके बाद देन 1764 में आपको पता है अवध पे भी कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो ये एरिया इनके कंट्रोल में आ गया। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो दीवानी राइट्स के ऊपर तो आ गए, रेवेन्यू कंट्रोल के ऊपर तो आ गए, पर फिर भी अपने आप को वो अभी तक मानते हैं एज अ ट्रेडर, वो एज अ ट्रेडर के रूप में चल रहे हैं। और दूसरा जो उनकी पॉलिसीज़ थी, क्योंकि उन्होंने बंगाल पे जो कब्जा किया है तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी अनफेयर थी कि उन्होंने करप्टली या मतलब एक अनइक्वल अमाउंट में जो टैक्स है वो वसूला है, जिसके कारण क्या होता है, बंगाल में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं। और साथ के साथ 1770 में बंगाल में पड़ता है फेमाइन, यानी कि बंगाल में होता है अकाल। एक तो वैसे ही बंगाल में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, ऊपर से अकाल पड़ जाता है और क्या हुआ, 10 मिलियन पॉपुलेशन वाइप आउट होगी। ठीक है, यानी कि सफाया हो गया। और सफाया जैसे आपको पता है थैनोस ने चुटकी बजा के किया था वाइप आउट। ठीक है, तो 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई है। क्या सिनेरियो उस समय का रहा होगा, आप इस बात को समझें। ठीक है, इंडियन विलेजेस की जो कंडीशन है वो कैसे कैसे खराब हुई, इस सिनेरियो पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भैया आप जमीन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन पे इन्वेस्टमेंट को ध्यान देते हैं, इसको सुधारते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो उन्होंने क्या लाए, लैंड रिफॉर्म्स। क्या लाए, लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं पहले, ये ब्रिटिश पॉलिसीज में ही आएगा। ठीक है, लैंड रिफॉर्म में सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे फर्स्ट जो लैंड रिफॉर्म है दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, क्या है, परमानेंट सेटलमेंट। इसको स्थायी भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, ये करने से पहले हल्का सा एक रफ मैप जो है मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये सिचुएशन कहां-कहां इंप्लीमेंट हुई। ठीक है, तो ये हमारा साउथ इंडिया वाला पोर्शन और ये आपको पता है ये पोर्शन जो है वो उस समय पूरा का पूरा इंडिया के कंट्रोल में था। ठीक है, तो परमानेंट लैंड सेटल सिस्टम, अब देखो प्रीलिम्स के पॉइंट से कैसे कैसे सवाल आते हैं, बिल्कुल वेरी फास्ट। ठीक है, सबसे पहली बात तो परमानेंट लैंड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है 1793। ठीक है, एक सवाल। दूसरा, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया है कॉर्नवालिस ने। ठीक है, किसने किया, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, उस समय ये गवर्नर थे। क्लियर, इतना इतना। अब बात करते हैं इसमें क्या था। परमानेंट है, स्थायी भूमि बंदोबस्त है, तो इसमें क्या किया, इसी को
जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, इसी को जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। तो हुआ क्या, इसमें जो वेटेज है टैक्स लेने की वो कर दी फिक्स, ठीक है, और जितने भी जो जमींदार थे उनके लिए रखा गया ऑप्शन, जो भी जमीन थी उसका ऑप्शन होता था, जमींदार उसको देते थे और उसकी जो बोली है वो बहुत ज्यादा होती थी और फिक्स्ड होती थी। अब जमींदार भी क्या करते थे, फिर उसको पे करने के लिए जो उन्होंने ऑप्शन में खरीदी है और जो टैक्स उन्होंने रखा है ब्रिटिशर्स ने, उसको पे करने के लिए वो डबल जो है कीमत लेते थे। अब डबल कीमत लेते थे तो जो प्लांटर्स हैं, जो किसान हैं, वो उनको जो है वो ज्यादा कर चुकाना पड़ता था, तो जो किसानों की दशा है वो खराब हो गई, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज परमानेंट लैंड सेटल सिस्टम। तो देखो ये इस एरिया में बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, ये इस एरिया पे जो है वो अपनाया गया, क्लियर। दूसरे सिस्टम पे अगर हम पहुंचे, दूसरा सिस्टम हमारे पास है रॉयतवाड़ी सिस्टम, और रॉयतवाड़ी सिस्टम जो है वो कहाँ लगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो रॉयतवाड़ी पहले तो सेकंड सिस्टम इज रॉयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। अब रॉयत का मतलब क्या है, रॉयत का मतलब है किसान, ठीक है, यहाँ कोई बिचौला नहीं था जमींदारों की तरह, यहाँ किसानों से सीधा कर लिया जाता था, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं था, ये टाइम टू टाइम क्या हुआ, बदला। अब फिर से लगे रॉयतवाड़ी सिस्टम चलाया किसने, क्लियर, ठीक है। तो चलाने वाले हैं मुंडू, थॉमस मुंडू। कौन है, थॉमस मुंडू, ठीक है। और जो समय रहा इसका वो रहा 1820 का, अंडरस्टैंड, क्लियर। और ये कहाँ लगा, देखो मेजॉरिटी ऑफ द साउथ इंडिया सिस्टम जो है, साउथ इंडिया वाला पोर्शन जो है, थोड़ा सा आप इसको ऊपर भी उठाना, ये इस एरिया में सारा रॉयतवाड़ी सिस्टम प्रिवेल है, और इस एरिया में आपके पास प्रिवेल है परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। एरिया याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैप में आपको दिख रहा है, ठीक है। थर्ड सिस्टम पे हम आते हैं। तो थर्ड सिस्टम जो है वो रहता है महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है, थर्ड सिस्टम महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है, क्लियर। महलवाड़ी सिस्टम जो है वो किसने लाया, सबसे पहला सवाल, और है क्या, पहले इसको भी अंडरस्टैंड कर लो। देखो महलवाड़ी सिस्टम, महल जो है यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बदलाव लाया, उन्होंने बोला कि विलेज जो है वो एक मतलब इकोनॉमी जनरेशन है, ठीक है, तो विलेज पे ध्यान दिया जाए, तो विलेज को ही सौंप दिया जाए, तो विलेज का जो हेड होता था उसे महल कहते थे, ठीक है। तो विलेज का हेड जो है वो पूरे विलेज से टैक्स कलेक्ट करता था, ये भी फिक्स्ड नहीं था, टाइम टू टाइम ये वेरी होता था, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम कहाँ लगा था। तो जितना भी पंजाब वाला एरिया है, हिल स्टेट से थोड़े हिल स्टेट्स भी इसमें कवर है, पर पंजाब वाला एरिया और जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं यहाँ, इस एरिया में मेजॉरिटी ये महलवाड़ी सिस्टम जो है ये लगा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि महलवाड़ी सिस्टम जो है वो किसने चलाया और कब। हॉल्ट, ठीक है, नाम क्या है इनके, हॉल्ट, ये लगा है 1822 में लगा है, ठीक है, और इनके नाम है हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी, मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, KEM कर लेना, ठीक है, इंग्लिश अंग्रेजों की थोड़ी सी आपको पता है, ठीक है। तो इनके नाम थोड़े थोड़े उल्टे सीधे हैं, स्पेलिंग उल्टी सीधी हो जाती है, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो महलवाड़ी सिस्टम में ये सब प्रथा रखी गई, और किस एरिया में था, इस एरिया में ये रहा। अब लैंड की बात कर रहे हैं, तो लैंड में काफी मेजर चेंज आपको देखने को मिलता है।
कैसा चेंज देखने को मिलता है कि जो 13th सेंचुरी की बात अगर हम करें, 13th सेंचुरी में यानी कि 13th सेंचुरी का जो टाइम रहा उस समय क्या है, इंडिगो जो है यानी कि नील की खेती जो है वो शुरू होने लगी, इंडिया में यूज होने लगा। और नील से तो आप सारे जो फैमिलियर होंगे, राइट। नील जो पानी में घोला जाता था, है ना, फिर व्हाइट शर्ट को उसमें डुबोया जाता था और शर्ट पूरी नीली हो जाती, ठीक है, सूखने के बाद व्हाइट हो जाती थी। तो ऐसा, तो उसकी खेती के लिए जो है वो प्रोविजन चला। और जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई ब्रिटेन में, यूरोप में, ठीक है, लगभग 18वीं शताब्दी जो है वो उस पे काफी पीक में है इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीक के टाइम पे इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया और बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे सिस्टम आपको बिगड़ा हुआ देखने को मिलेगा। कैसे होता क्या है कि ये क्या करते थे, इन्होंने दो तरीके अपनाए हैं नील की खेती के, ठीक है, दो तरीके बनाए हैं नील की खेती के लिए। पहला जो है वो है निच, ठीक है, इंडिगो आप इसे कह सकते हो, ठीक है। इंडिगो की खेती के लिए जो सिस्टम बनता है वो बनता है एक जो भारत में इंप्लीमेंट हुआ, दैट इज निच। अब निच मतलब कि जिस लैंड पे इंडिगो उगाया जाना है, नील उगाया जाना है, उस पे पूरा का पूरा कंट्रोल है ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है वो किसानों को बोलते थे कि ये हमारी लैंड है, इस पे आप क्या करो, नील की खेती करो, और भैया वो काम करते थे, ठीक है, फुल कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स, ठीक। एंड सेकंड जो इसका रहेगा वो रहेगा रॉयल्टी सिस्टम, रॉयल्टी सिस्टम, ठीक है। रॉयल्टी सिस्टम में क्या होता है, रॉयल्टी सिस्टम में जो है वो कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स प्योरली। इसमें क्या रहता है, इसमें एक ऑब्वियसली रॉयल जो है वो किसान है, और इसमें एक होता है जो असली इस लैंड का जो मालिक है, ठीक है। तो लैंड का मालिक क्या करता है, किसानों को बोलता है कि तुम क्या करो, वो और प्लांटर्स जो जिनका वो एरिया है, तो अंग्रेज उनसे खरीदते थे, जो मालिक हैं खेत के, और जो मालिक हैं वो किसानों से काम करवाते थे। अब जो काम कर रहा है ना उसको क्या बोलते, कैश दिया जाता था, मतलब एज अ लो इंटरेस्ट के रेट, ठीक है, नाम का, सस्ते में खरीद भी लिया जाता था, ठीक है, और कैश भी दिया जाता था, लो इन्वेस्टमेंट पे दिया जाता है, एक तरफ से लोन टाइप आप समझ लो, ठीक है, लोन भी दिया जाता है। तो कम कीमतों पे खरीदा गया और उसके बाद कम कीमतों पे ही बेचा जाता था, और जिससे क्या होता था, वो लोन की टर्म में, लोन के लूप में फंस जाते थे, ठीक है, क्योंकि कीमत उनको कम मिल रही है, वो उस लोन को रीपे ही नहीं कर पाते थे। तो इससे क्या और ज्यादा जो दशा है किसानों की वो और ज्यादा खराब है। अब यहाँ पे सिनेरियो बदल जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे बहुत से रॉयल्स यानी कि बहुत से किसान जो हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं इस इंडिगो कल्टीवेशन के। और नील की खेती का आपको पता है कि नील की खेती एक बार जिस जगह पे होती थी वहां पे क्या है, दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती, ठीक है, और विद्रोह कर दिया, और जिसके कारण हुई ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति हुई। और नीली क्रांति का जो समय है वो है 1859 का, ये आपको ध्यान में रहे, ठीक है। सारे किसान जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, रॉयल्स इकट्ठे हो जाते हैं, प्लांटर्स को मना करते हैं कि हम जो है वो टैक्स नहीं देंगे तुम्हें, हम जो है वो कर नहीं देंगे तुम्हें, और इससे क्या हुआ, हैवी लॉसेस हुए, जिसके कारण उनको टोटली ये जो सिस्टम है इंडिगो कल्टीवेशन का वो पूरी की पूरी तरह से क्रैश हो गया, ठीक है। और बंगाल में इसका जो है, इस एरिया में इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला। आप इसको कह सकते हो कि बंगाल में जो इंडिगो कल्टीवेशन का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से चौपट हो गया, ठीक है।
तो ये सिनेरियो रहा ब्रिटिश की एक टर्म की पॉलिसी से, रेवेन्यू पॉलिसी से, जिसके कारण हमारी जो किसानों की दशा है वो भी खराब हुई और अंग्रेज इससे बेनिफिट लिए जा रहे हैं। और दूसरे सिनेरियो पे अब हम चलेंगे, ठीक है, जहां पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज देखेंगे कैसे कैसे उन्होंने काम किया। ठीक, सो नेक्स्ट पॉलिसीज की जो अब हम बात करें तो उसमें आती हैं कि कैसे कैसे जो जो सिद्धांत अंग्रेजों ने अपनाए थे भारत पे कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये इससे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं आप, काफ़ी ज़्यादा आपको पता है इनके बारे में कि कौन कौन से ये सिद्धांत थे जो रहे होंगे। तो जिसमें सबसे पहला है सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस यानी कि आपका सहायक संधि। ठीक है, अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के व्यू पॉइंट से जो काम की चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला कि ये सब्सिडरी अलायंस जो है वो किसने चलाया? एनी गेसेस? देखो, सब्सिडरी अलायंस जो चलाने वाले थे वो थे लॉर्ड वेल्सले। ठीक है, कौन थे? वेल्सले। ठीक है, पर ये टर्म जो है वो ब्रिटिशर्स की नहीं है, ये टर्म जो है वो दी गई है डुप्लेक्स द्वारा। किसके द्वारा? डुप्लेक्स द्वारा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं कि इसके अंदर क्या था। तो ये पॉइंट सिर्फ आपको ध्यान से सुनने हैं। तो सब्सिडरी अलायंस में सबसे जो आपका पहला सिद्धांत है, इसमें क्या था? अंग्रेज क्या बोलते थे? देखो, चालाक लोमड़ी की तरह, चालाक लोमड़ी, चतुर लोमड़ी। ठीक है, क्या करते थे ये बोलते थे कि आप आओ, आप क्या करो, आप ना हमारी सेना जो है अपने पास रखो। ठीक है, आप सेना अपने पास रखो और बदले में हम क्या कर रहे हैं? आपको प्रोटेक्शन देंगे। और प्रोटेक्शन भी किससे? कि आपके बगल का जो पड़ोसी है वो आप पे आक्रमण ना करे, उससे हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और बस आपको क्या करना है? आपको हमारा इतना सा काम करना है कि जो सेना हमने रखी है उसका आपको खर्च देना है। और वो सेना इतनी ज़्यादा होती थी कि जो राजा हैं, जो भी सब्सिडरी अलायंस के अंदर आते थे वो उनका कर्ज भरते भरते ही कंगाल हो गए। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोला कि आप हमारी बिना मर्जी के, ठीक है, हमारी बिना मर्जी के कोई भी फॉरेन अफेयर का फैसला नहीं लेंगे। ठीक है, कि आपने पड़ोसी देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, कैसे नहीं रखने हैं, ये हमसे बिना पूछे नहीं करेंगे। और हमारा एक बंदा आपके कोर्ट में अपॉइंट होगा। ये तीन जो हैं इसके मेन हैं। और अब काम की बात प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग क्या है कि भैया सब्सिडरी अलायंस के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आए। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट स्टेट है जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर आया, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, वो था हैदराबाद। कौन है? हैदराबाद। और हैदराबाद कब आया? 17, एनी गेसेस? 17 नहीं, ओके, 98। क्लियर? और कौन कौन से थे जो इसके अंदर आए? आप इनको साथ साथ में लिख लो, मैं बताता जाता हूं। देखो, सेकेंड जो रहा वो अवध। ठीक है, अवध दूसरे नंबर पे आप लिख लें। अवध जो है वो पहले सब्सिडरी अलायंस के अंदर आता है, पर बाद में अवध पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी लगेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा पेशवाज आ गए। ठीक है, जो आपके गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, ठीक है, मराठास जो थे वो आ गए। ठीक है, तंजौर आ गया। ठीक है, मैसूर आ गया। ये यहाँ पे क्या है? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ही काम हुआ है। क्लियर? अगले पे चलें फटाफट, जल्दी जल्दी। सेकंड हमारे पास है पैरामाउंटेसी, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी। क्लियर? अब डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी का मतलब है सर्वोपरि का सिद्धांत। ये बिल्कुल छोटी सी बात है समझने के लिए। कैसे? अंग्रेज बोलते थे कि हम भाई बहुत बड़े हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, हम, ठीक है, शक्तिमान हैं। तो
वो दूसरों को डरा दे, जो छोटे राज्य होते थे उनको डरा धमका के, उनको अपनी पावर दिखा के वो उनको अपने कंट्रोल में ले लेते थे। ठीक है, अब वो अपनी ताकत दिखाएंगे कि हमारे पास इतने सैनिक हैं, ये हैं, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और हमेशा से ही ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते। ठीक है, तो इस सिद्धांत में ये किया गया। अब बात करते हैं कि ये सिद्धांत जो है वो किसने चलाया था। ठीक है, वैरन हास्टिंग। किसने? वैरन हास्टिंग। तो वैरन हास्टिंग भी गवर्नर जनरल रहे हैं, जो उनका समय 1813 का है जब वो गवर्नर जनरल रहे, 1813 से 1823। ठीक है, उस समय पे इन्होंने ये सिद्धांत जो है वो फॉलो किया। अब दूसरा सवाल यहाँ से क्या है कि कौन कौन से स्टेट जो हैं वो इसके अंडर रहे। तो स्टेट लिख लो आप, सिंध और पंजाब। सिंध और पंजाब जहाँ पे पैरामाउंटेसी द्वारा जो अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए। ठीक, अगला थर्ड, इससे तो सारे फैमिलियर ही हैं, ये तो सबने सुनी है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक, यानी कि हड़प की संधि या हड़प का सिद्धांत। ठीक है, लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो कौन चलाता है? डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और उनका जो समय रहा वो रहा 1848 से 1853। सॉरी, आई थिंक इट्स 1856 होगा। ठीक है, ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चला दी इन्होंने, डलहौजी ने। और इसकी जो शर्तें थी वो कैसी थी ये आप सब जानते हैं कि अगर किसी राजा की अपनी संतान नहीं है तो उसका राज्य जो है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसका जो व्यू पॉइंट था वो ये था कि अगर कोई राज्य जो, जैसे कि मान लो सब्सिडरी अलायंस के अंडर कोई राज्य आया है या अंग्रेजों के अंडर कोई स्टेट है, तो अगर वो स्टेट जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के बनाए गए कानूनों द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं चलेगा तो उसका राज्य भी जो है पूरी तरह से विलय कर दिया जाएगा। विलय कर दिया जाएगा उस राज्य को, किसमें? ब्रिटिश राज्य के अंदर। ठीक है, तो अवध जो है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को जो फॉलो नहीं करेगा ब्रिटिश द्वारा बनाई गई को, उसको भी वो इसके अंडर मिला लेंगे। तो अवध में सब्सिडरी अलायंस हुआ था, पर अवध के जो उस समय नवाब रहे वो पूरी तरह से अंग्रेजों के मुताबिक नहीं चले, तो अवध पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो लगा दी। क्लियर? चलो, तो आगे जो जो इसके अंदर आए हैं, झांसी इसके अंदर आया है, आपको पता है, जहाँ पे से रानी लक्ष्मीबाई जो है वो जिसके लिए वो लड़ी थी एग्जैक्टली। ठीक है, सतारा है जो जहाँ पे नाना साहिब, बिठुर सतारा जहाँ पे नाना साहिब होंगे वो भी जो थे अडॉप्टेड चाइल्ड थे। ठीक है, देन नागपुर है, ठीक है, जैतपुर है, ये जो है यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो लगाई गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज थी जिसके कारण उन्होंने इंडिया का शोषण भी किया है और इंडिया पे धीरे धीरे अधिकार भी किया है। और इन्हीं पॉलिसीज के चक्कर में, इन्हीं जो रणनीतियों के चक्कर में जो जनता एक तरफ से आप कह लो और एक तरफ से आप कह लो जो प्रिंसली स्टेट के राजे महाराजे या जो भी लोग हैं, धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये सिनेरियो जो है वो बड़ा बनने वाला है और इससे जो है 1857 की क्रांति आने ही वाली है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।